जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। टेक महिंद्रा नतीजों से ठीक पहले हम देख रहे हैं सेक्टर में भी मूव है, स्टॉक में भी एक मूव नजर आ रहा है। इस पर भी अपनी राय दीजिए और साथ ही अपने क्लोजिंग ट्रेड्स भी बताइए। गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो टेक महिंद्रा में एक लोअर साइड से रिकवरी जरूर बनते हुए दिखी है। स्टॉक का अगर वीकली स्ट्रक्चर देखें तो ये सेकंड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। हालांकि स्टॉक में एक करेक्शन के बाद जो रिकवरी बनी अभी भी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि स्टॉक में एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखे। बट हमें लगता है कि जो पुल बैक बना है यहाँ पे 1505 1510 के आसपास इसके मेजर रेजिस्टेंस जोन बने हुए। अगर ये लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो फिर स्टॉक में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग एक्शन बन सकती है और देन स्टॉक में 1550 तक की अपसाइड भी देखने को मिल सकती है। ऑन द डाउन साइड अभी यहाँ पे 1460 का इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको एज ए स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है। अब ट्रेड में हमें यहाँ पे जो पसंद आ रहे हैं स्टॉक, दोनों स्टॉक बाय साइड के हैं। पहला स्टॉक सोना कॉम, सोना बीएल, ये स्टॉक हमें पसंद आ, बीएलडब्ल्यू ये हमें पसंद आ रहा है। ये स्टॉक में देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में डेली चार्ट पे देखें तो एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है जो कि एक साइन है ट्रेंड रिवर्सल का। तो हमें लगता है एक बड़े करेक्शन के बाद जिस तरीके से सोना बीएलडब्ल्यू में एक रिवर्सल के साइन बने हैं, ये स्टॉक में 470 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 445 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय करने की सलाह है वो बैंकिंग क्षेत्र से, उसमें हमें लगता है फेडरल बैंक। ये स्टॉक में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है और अगर डेली चार्ट पे देखें तो ऑलमोस्ट ये 7th कंसेक्यूटिव डे है जहां पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। वीकली चार्ट में एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर होते हुए दिखा है प्रीवियस वीक में। तो हमें लगता है फेडरल बैंक में ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा एंड देन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 223 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 210 के आसपास। ये कट्टे किस वक्त हमें मिलता हुआ नजरिया फेडरल बैंक पर 223 के टारगेट्स को मानकर चले, 0.5% के गेंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो इस पर भी नजर रखेंगे। ठीक, एचसीएल, टेक महिंद्रा और टीसीएस के नतीजों के साथ साथ परसिस्टेंट के भी नंबर्स राजेश जी आज आने वाले हैं, इन नंबर्स पर भी फोकस है। परसिस्टेंट के साथ साथ फिर इसी हफ्ते इन्फोसिस, विप्रो के भी नंबर्स पर फोकस रहेगा। आईटी सेक्टर का सेंटिमेंट सुधरा जरूर है। मिड कैप आईटी प्लेस पर कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर आपको पसंद आ रहा है या फिर इन्फोसिस, विप्रो नतीजों से ठीक पहले अगर कोई राय है तो दीजिए। तो बिल्कुल देखिए, आईटी सेक्टर में बेलवेदर टीसीएस के नंबर के बाद भी अगर हम देखें तो सारे आईटी स्टॉक्स अभी भी स्टेबल है। और सारे लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स की बात करें तो प्रीवियस स्विंग लो अभी भी किसी ने नहीं तोड़ा है, तो ये एक साइन है कि कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट होने के साइन, यहाँ पे अर्ली साइन जिसको हम बोल सकते हैं, आते हुए दिख रहे। हालांकि अभी ये कह पाना कि ये बॉटम आउट हो गए ये मुश्किल है। बट अगर प्रीवियस स्विंग लो नहीं टूटते इसका मतलब ये है कि सारी जो भी सप्लाई प्रेशर है, जो भी नेगेटिविटी अर्निंग्स में आते हुए दिख रही है या जो कॉशियस स्टैंस है, वो कहीं ना कहीं प्राइस में फैक्टर होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है अगर कुछ और हफ्ते ये स्टॉक्स, लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स, अगर प्रीवियस स्विंग लो जो पुराने लो बने थे स्टॉक में पिछले महीनों में, एक दो महीनों में, अगर वो नहीं टूटते तो कहीं ना कहीं ये बॉटम आउट होते हुए दिखेंगे एंड देन एक बाइंग एक्शन यहाँ पे इमर्ज होते हुए दिख सकता है। लार्ज कैप आईटी में अगर हम बात करें तो इन्फोसिस एक अपने मल्टीपल सप्लाई जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे जब तक ये 1520 का ब्रेकआउट नहीं करता है थोड़ा कंसोलिडेशन ही देखने को मिलेगा 1470 से 1520 की रेंज में। हालांकि हमें लगता है कि मिड कैप आईटी स्टॉक्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोफोर्ज का स्ट्रक्चर हमें पसंद है और जिस तरीके के इसके शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्ट्रक्चर बने हुए यहाँ पे एक अच्छी तेजी अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है। 1725 1730 इमीडिएट हर्डल है, अगर ये लेवल क्रॉस होते तो फिर 1770 तक की चाल कोफोर्ज बनाते हुए दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड हमें लगता है 1680 का स्टॉप लॉस फॉलो करें और कोफोर्ज में हमें लगता है कि एक मूव बनते हुए दिख सकता है। एब्सोल्युटली, तो चलिए आप मूव नजर आ सकता है 1702 के लेवल्स पर यहाँ पर कामकाज फिलहाल। मिड कैप आईटी प्लेस पर भी नजर रखेंगे और लार्ज आईटी भी। रिजल्ट आईटी के साथ ही शुरुआत हुई है, आईटी सेक्टर के साथ ही, और इसी हफ्ते ढेर सारी आईटी कंपनियां, लार्जर आईटी प्लेयर्स और छोटी मझौली आईटी कंपनियों के रिजल्ट्स है जिस पर नजर हमें रखनी चाहिए। लेकिन चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे लक्ष्मीकांत जी, रुचित जी और राजेश जी से बातचीत जारी रहेगी। राजेश पालविया जी, आपसे जानना चाहेंगे बजाज फाइनेंस
क्या और ये शेयर आपको कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर ये अपॉर्चुनिटी है ₹1000 के आसपास शेयर को बाय करने का? बजाज फाइनेंस का स्ट्रक्चर तो अभी भी बुलिश है, और जिस तरीके से स्टॉक सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे डेली वीकली चार्ट पे बनाते हुए दिखा है, तो हमें लगता है ये छोटी मोटी गिरावट एक अपॉर्चुनिटी बाय करने के लिए। ऑन द डाउन साइड 980 इसके लिए मेजर सपोर्ट एरिया है। जब तक ये स्टॉक 980 के ऊपर बना हुआ है, हमें लगता है ट्रेंड अभी भी इसका बुलिश साइड पे ही रहेगा। तो डिप्स में बाय करने की सलाह है। 980 के आसपास इसके अच्छे सपोर्ट है, तो हमें लगता है 1000 के आसपास मिलता है तो वहाँ बाय करें। 980 का स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड में 1045 का ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक में एक अच्छी अप मूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है, तो इमीडिएट टारगेट 1045 का होगा। डिप्स में बाय करने की सलाह ठीक है। है, डिप्स में बाय करने की सलाह है। 1045 के टारगेट होंगे बजाज फाइनेंस के लिए। लेकिन थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आरबीएल बैंक के शेयर ने अपनी पूरी की पूरी दिन की तेजी गंवा दी। उसकी देखिए जो जानकारी है स्क्रीन पर आ गई है। एमिरेट्स एनबीडी की तरफ से हिस्सेदारी खरीदने को लेकर जानकारी नहीं है, ऐसा आरबीएल बैंक ने कहा है। ये क्लैरिटी आ गई, मतलब अभी उसे ये डिनाई कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि बैंक की तरफ से ऐसी कोई जानकारी एक्सचेंज को भी दी नहीं गई है। तो इसका मतलब कि जो भी खबरें आ रही हैं, जो सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही हैं, वो कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये सब पहली बार नहीं हो रहा है, ये दूसरी बार हो रहा है कि ये खबरें आई, खबरें मीडिया में रिपोर्ट हुई और उसके बाद बैंक की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं, ये इसमें कोई दम नहीं है। और हमने देखा कि एक झटका लगा, आरबीएल बैंक का शेयर 289 रुपए तक गिरा, फिर एक रिकवर करके 1.5% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। तो ये स्थिति है। हालांकि अभी भी 52 हफ्ते के निचले 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर अब ये आरबीएल बैंक का शेयर कारोबार कर रहा है और बहुत अच्छे रिटर्न्स आरबीएल बैंक ने कमा के दिए हैं। इसको पहले आरबीएल बैंक को रत्नाकर बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, बाद में नाम इनका चेंज हो गया, आरबीएल बैंक हो गया जब लिस्ट हुई। तो राजेश जी, आपसे एक फंडामेंटल व्यू चाहिए शेयर को लेकर। आरबीएल बैंक ने पैसे अच्छे बना के दिए हैं, अब ये जब खबर आएगी तो आएगी, शायद बैंक चाहता नहीं है कि अब ये इन चीजों को लेकर स्पेकुलेट किया जाए। आप इस पर क्या राय देंगे? आरबीएल बैंक आपको लगता है कि अभी भी स्ट्रेंथ काफी अच्छी है और शेयर अभी और चलेगा? कारोबार देखें तो पिछले 1-2 क्वार्टर्स में थोड़ा सुधार आया है। एक बड़ा अकाउंट इनका एनपीए हो गया था पिछले जी। 1-2 साल पहले, उसके प्रभाव के कारण से बैंक में बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन मुझे लगता है कि वो सब चीजें पीछे छूट गई है, अब हल्के-हल्के सुधार आ रहे हैं और इन वैल्यूएशंस में बहुत ज्यादा कुछ खराबी नजर नहीं आ रही, अनलेस कि अनटिल कि आगे आने वाले दिनों में कोई बहुत ज्यादा एनपीए वगैरह बढ़ते हुए नजर आए। तो इन वैल्यूएशन पे मैं समझता हूँ कि किसी की रिस्क एपेटाइट अच्छी हो तो एक छोटा एक्सपोजर इसमें लिया जा सकता है, 325-330 के टारगेट के। आरबीएल बैंक को लेकर ये व्यू है राजेश जी की ओर से। आगे बढ़ते हैं, कुछ और शेयरों को लेकर जरा व्यू लेते हैं। एक और शेयर है जहां पर आज हम देख रहे हैं कि अच्छा मूव है, बाजार कमजोर है लेकिन एमसीएक्स के शेयर की जो तेजी है वो लगातार बढ़ रही है और आज इसने नया हाई भी बनाया है एमसीएक्स ने। और जो इसके लिए टारगेट है हम देख रहे हैं कि अब निकल के आ रहा है एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से 10,000 रुपए का। दरअसल सोने और चांदी में जो तूफानी रफ्तार बनी उसके बाद एमसीएक्स ने भी अपनी उड़ान को बढ़ाया है और 9,456 यहां तक ये शेयर पहुंच गया। आपको बता दें कि जो टोटल जो नेशनल वॉल्यूम है उसमें सोने और चांदी का जो हिस्सा है वो 60% पर है और सोना चांदी लगातार नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, मतलब नो ब्रेनर, बहुत ज्यादा समझने की बात नहीं है, एमसीएक्स को इससे ट्रिगर मिल रहा है। और बाकी जो इन्होंने टेक्नोलॉजिकल जो अपग्रेडेशन किए हैं, उससे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, इसके अलावा प्रोडक्ट पाइपलाइन काफी मजबूत है, इससे भी सपोर्ट मिल रहा है कंपनी को। एमसीएक्स पर राजेश जी एक टेक्निकल व्यू आपसे चाहिए। यहां से आप क्या टारगेट देख रहे हैं एमसीएक्स को लेकर? हालांकि रिटेल देखिए अब 10,000 रुपए के शेयर में क्या ही एक्टिव होगा, लेकिन फिर भी जरा बताइए कि कहां तक आप जाता हुआ देख रहे हैं शेयर को? तो अभिषेक जी देखिए, स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट बनते हुए दिखा, और जिस तरीके से गोल्ड सिल्वर और कमोडिटी मार्केट में एक अच्छा अपमूव बना हुआ है, तो यहाँ पे काफ़ी वॉल्यूम पार्टिसिपेशन, यहाँ पे नए निवेशक नए ट्रेडर्स का इंटरेस्ट कमोडिटी में बढ़ते हुए दिखा, और काफ़ी कुछ पार्टिसिपेशन यहाँ पे गोल्ड सिल्वर की तरफ बढ़ते हुए दिखा है। तो जिसका डायरेक्ट बेनिफिट तो एमसीएक्स को जरूर होते हुए दिखा, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जो सबसे बड़े वॉल्यूम
एक्सचेंज पे, यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में या कमोडिटी में होते हुए दिखते हैं। एमसीएक्स का जो ब्रेकआउट बना है वीकली चार्ट पे, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है, और हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकआउट बने, जब तक ये 9000 के ऊपर सस्टेन है, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है करीब 9800 की तरफ। अगला टारगेट 9800 की तरफ बढ़ेगा। एमसीएक्स बढ़िया तेजी, आज वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला ये शेयर है। लेकिन आज ये जो मार्केट रिलेटेड जो स्टॉक्स थे वो बड़े अच्छे से शुरुआत में चले, लेकिन बीएसई ने ना सिर्फ अपनी तेजी गंवाई बल्कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि दिन के ऊपरी स्तर से शेयर करीब ये 100 रुपए नीचे आके कारोबार कर रहा है। राजेश जी, स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा क्या कमजोर होता हुआ देख रहे हैं क्या बीएसई का? ऐसा तो नहीं कि हम जो करीब करीब 500 रुपए की एक तरफा तेजी हमने देखी है 24-25% की, ये रिवर्स हो जाएगी? कैसा लग रहा है इसका चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं इसके? तो देखिए, एक बड़े करेक्शन जोन के बाद यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी बनी है, और स्टॉक ने लोअर साइड से करीब 2000 के लेवल से 2500 तक की चाल तो ऑलरेडी यहाँ पे बनाई है। अगर इसके थोड़े से लंबे अवधि के चार्ट देखें तो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट तो यहाँ ऑलरेडी डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है, जो कि एक साइन है ट्रेंड रिवर्सल के। जरूर एक लंबी 400-500 रुपए के अपमूव के बाद थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड पे आते हुए दिख रहा है, बट हमें लगता है कि जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हैं, जब तक ये स्टॉक 2400-2380 के ऊपर बना हुआ है, बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखना चाहिए। और हमें लगता है जैसे ही वापस ये स्टॉक 2520 के लेवल क्रॉस करेगा, तो फिर इसमें नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं 2650-2700 की तरफ बनते हुए दिख सकता है। ये हमारी दिवाली पिक में बाय लिस्ट में ये स्टॉक है, और हमें लगता है इसमें 2800 तक की अपसाइड गोइंग फॉरवर्ड आते हुए दिखेगी। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बीएससी में। ठीक है, पोजिशनल पर्सपेक्टिव से अकोमुलेट की सलाह है। जो इंट्राडे में ऊपरी स्तरों से करीब 100 रुपये नीचे आए, इसको देखिए घबराना नहीं है। अगर आपको एंट्री करना है तो बल्कि एक इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा, 2650-2700 के टारगेट, और वैसे अगर देखा जाए 2800 रुपये का भी जिक्र किया राजेश जी ने, वहां तक ये शेयर जाने का दमखम रखता है। बढ़िया हमने स्ट्रेंथ बनते हुए देखी है बीएसई के शेयर में, क्योंकि जो वॉल्यूम वगैरह के जो डेटा आए थे वो अच्छे आए थे पहली छमाही के इस फाइनेंशियल ईयर में बीएसई को लेकर। लेकिन चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मार्केटेड 3 लेकर आएंगे और अपने एक्सपर्ट्स ये भी जानेंगे कि बीटीएसटी एसटीवीटी के अच्छे मौके कहां पर बन रहे हैं और फंडामेंटल चाहेंगे। यहाँ पे सम्मान कैपिटल पसंद आ रहा है ये स्टॉक में। अगर हम देखें तो एक ऑलरेडी ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा, और जिस तरीके से स्टॉक ब्रेकआउट के बाद हायर बैंड पे ही कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है सम्मान कैपिटल में एक अच्छा अपमूव बनते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 169-172 की तरफ। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 161 के आसपास। और वहीं पे हमें लगता है कि जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है ऑटोमोबाइल स्पेस से, और उसमें बजाज ऑटो को भी यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। ये स्टॉक में भी देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन आज थ्रू आउट द डे दिखाया है स्टॉक ने, और जिस तरीके से इसका ओवरऑल नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर बना हुआ, ये स्टॉक भी हमें लगता है एक अच्छा अपमूव टुवर्ड्स 9250 की तरफ बढ़ाते हुए दिख सकता है। तो बजाज ऑटो बाय करने की सलाह। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 9060 के आसपास। कॉल सम्मान कैपिटल बजाज ऑटो पर ट्रेड के मौके इस वक्त राजेश जी की तरफ से। राजेश अग्रवाल जी, आपसे मैं एक टेक जानना चाहूंगी इस वक्त सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट के अप्रोचेस पर। गुड आफ्टरनून टू यू। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम डाउन ट्रेंड्स देख रहे हैं, लेकिन ऑटो सेक्टर में रफ्तार नजर आएगी जरूर। जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन से हमने देखा इस सेक्टर में अपमूव्स देखने को मिले हैं। अब यहाँ से आगे दिवाली और फेस्टिव डिमांड और कंजम्पशन में लगातार बढ़ोतरी है ही। गिरावट में आपके हिसाब से ऑटो सेक्टर को कैसे प्ले आउट करना चाहिए? गुड आफ्टरनून मानसी जी, आपने सही कहा कि जीएसटी की साथ मिड कैप स्मॉल कैप पर भी नजर होनी चाहिए, और लार्जर प्लेयर्स के साथ साथ छोटी मझोली कंपनियों पर भी लगातार नजर है। राजेश पालिया जी से एक सवाल मैप माई इंडिया पर होगा। राजेश जी, 11% के गेन्स आज के वॉलेटाइल मार्केट्स में मैप माई इंडिया के स्टॉक प्राइस सीई इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड पे नजर आ रहे हैं। 1990 1992 तक के लेवल्स पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ एट डेज हाई एज वी स्पीक, टुवर्ड्स डेज हाई हम देख रहे हैं स्टॉक में कामकाज। क्या राय होगी आपकी? तो देखिए, करेक्शन के बाद काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन विद वॉल्यूम आते हुए दिखा, और जिस तरीके का आज प्राइस एक्शन बना है, हमें लगता है कि अब ये अगर 1950 के ऊपर सस्टेन रहेगा
तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो टुवर्ड्स 2100 भी आते हुए दिख सकता है, जो कि इसका मई 2024-5 में स्विंग हाइक था। तो हमें लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है, और जो ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे बने हैं 1950 के स्टॉप लॉस से बने रहे, अपसाइड में 2050 2100 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। ये एक राय यहाँ से फर्दर अपसाइड भी एंटिसिपेटेड है। लेकिन टाटा मोटर्स का स्टॉक आज फोकस रेडार पर है। टाटा मोटर्स का डीमर्जर हो चुका है, कंपनी का पीवी और सीवी बिजनेस अब अलग हो चुके हैं। इससे जुड़ी सारी जानकारी और डिटेल्स हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा के पास है। सृष्टि, बताइए। जी हाँ, टाटा मोटर्स की जिस डीमर्जर का हमें इंतजार था अब वो हो चुका है, जहां पर पीवी बिजनेस और सीवी बिजनेस का डीमर्जर हो गया है। और आज आप जो स्टॉक को ट्रेड होते हुए देखेंगे वो है टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल डिवीजन, जहां पे ना ही सिर्फ इंडिया का पीवी, ईवी और साथ ही जेएलआर का डिवीजन जो है वो क्लब होता हुआ नजर आएगा। अब ये आज एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन रखा गया था 9 से 10 के बीच में बीएसई और एनएसई पर, जहां पर इसकी प्राइस डिस्कवरी हुई थी और उसमें पाया गया कि टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल डिवीजन को 400 रुपए पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने प्राइस किया है। यानी अगर कल के क्लोज भाव से देखें 260 के आसपास इनके सीवी बिजनेस की वैल्यू जो है वो देखने को मिल रही है। अब सीवी बिजनेस का क्या, वो देखिए आपको आपके अकाउंट में दिखेगा, बट वो एक डॉर्मेंट शेयर रहेगा, उसकी वैल्यू तो है, बट अब जो ये सीवी की एंटिटी होगी वो अगले 30 से 40 दिनों के बीच में जो है वो लिस्ट होती हुई नजर आएगी स्टॉक एक्सचेंजेस में। पर तब तक आप सीवी बिजनेस में कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ साथ निफ्टी की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 में अब 50 नहीं 51 स्टॉक्स आते हुए दिखेंगे, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल आम आपको है तो वो डॉर्मेंट है, बट वो ट्रेड नहीं हो सकता है अगले 30 से 40 दिनों तक। तो कहीं ना कहीं जब तक वो लिस्टिंग नहीं हो जाती तब तक इस तरीके का सेटअप रहेगा। अब इस लिस्टिंग के बाद अगले 3 दिनों तक जो है कोई भी सर्किट फिल्टर्स उस पर लगाए जाएंगे, ताकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसी निफ्टी कंपनीज जो हैं कई सारे पैसिव फंड्स में भी रहती हैं, कई सारे प्राइस एडजस्टमेंट्स होते हैं, इसके चलते कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ज़रूर हैं। पर शेयर धारकों के लिए क्या, देखिए पैसेंजर व्हीकल की जो वैल्यू देखने को मिली है प्राइस डिस्कवरी में 400 रुपये प्रति शेयर, वो मार्केट की उम्मीद के मुताबिक ही है। पैसेंजर व्हीकल से ज़्यादा कमर्शियल व्हीकल आर्म में थोड़ी सी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी देखें तो वो जो बिज़नेस है वो एक स्टेबल बिज़नेस देखा गया है। आगे अगर इंडस्ट्री की रिकवरी होती है तो उसके बाद जो है और भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और इवोको के पूरे डील के बाद जो है आने वाले 1-2 साल में उसका भी ग्रोथ आउटलुक और सुधरना चाहिए। पीवी बिजनेस की बात करें तो वहाँ पर भी जो है ऑप्टिमिज्म है। इंडिया बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, जेएलआर जो है फिर से एक बार ट्रैक पे आने की कोशिश करेगा, पर सीवी अभी तो 260 रुपए उसकी डिस्कवरी वैल्यू देखने को मिली है, पर एनालिस्ट की देखें तो 280 से 330 के बीच में वो सीवी बिजनेस की वैल्यू लगाते हैं। तो जी हाँ, ये बड़ा डेवलपमेंट आज टाटा मोटर्स के लिए। और राइट सृष्टि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे डेवलपमेंट्स हमें बताने के लिए। एमटार टेक्नोलॉजीज के स्टॉक को एक बार पुल अप करते हैं। आज के सत्र में एमटार टेक्नोलॉजीज में भी अच्छी खासी मजबूती, 11% के अपसर्ज। राजेश पालविया जी से एक टेक जानना चाहूंगी, इतनी बड़ी मजबूती और वो भी वॉलेटाइल मार्केट्स में। एमटार टेक चार्ट चेक कर बताए राजेश जी, 2117 2118 के लेवल्स पर 12% की तेजी। और ये स्टॉक भी हमारी दिवाली पिक में स्टॉक आइडिया में रिकमेंड किया है हमने, और हमें लगता है कि जिस तरीके के ब्रेकआउट एमटार टेक्नोलॉजी में लॉन्ग टर्म चार्ट पे आते हुए दिखे, अगर इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो मंथली चार्ट में एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी बनते हुए दिखा है, और जिस तरीके के ब्रेकआउट है तो हमें लॉन्ग टर्म चार्ट पे यहाँ पे एक अच्छी तेजी लगती है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये स्टॉक में 2150 से 2300 तक के पोजिशनल टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। बट किसी ने अगर इसको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अगर बाय किया है तो यहाँ पे अभी इमीडिएट बेसिस पे हमें लगता है कि अब स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल कर ले, 2050 के आसपास स्टॉप लॉस रख लें, और जो इमीडिएट लक्ष्य रखता है हमें लगता है वो 2150 से 2200 तक लगता है, वहाँ पे थोड़ा अगर चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करें। बट गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है ये स्टॉक में पोटेंशियल है, एक अच्छी तेजी को यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए देखने को मिल सकता है। तो 2150 से लेके 2380 ये लक्ष्य है हमारे पोजिशनल पर्सपेक्टिव से एमटार टेक्नोलॉजी में। ठीक है, 2150 से लेकर 2380 की टारगेट है और महीने भर में शेयर बहुत अच्छे से चला है, करीब 25% के आसपास के रिटर्न